तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जिन साथियों का प्रमोशन एग्जाम हो गया है वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, और जिन साथियों का दोनों चीज़ हो गया होगा वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, और जिन साथियों का प्रमोशन हो गया वो अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे होंगे, और जिन साथियों का पोस्टिंग भी हो गया वो क्लोजिंग का इंतजार कर रहे होंगे, और जिन साथियों का क्लोजिंग आने वाला है उसके बाद वो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे होंगे। मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। एक सफ़र, एक मंजिल, एक पड़ाव और एक रास्ता, है ना। पड़ा है आपका बैंकिंग से वास्ता, ये हुई ना बात है। सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। वाह वाह, ये हुई ना बात। आमिर सरकार जी जुड़े हुए हैं, चंदन जी जुड़े हुए हैं, बबलू यादव जी कैसे हैं बबलू जी, बड़े दिनों के बाद। हम्म। नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। अरे वाह, काफी, एक साल बाद दिखे हो। अजीब इम्तहानों का दौर है जिंदगी। लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता, और देखो साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, बजट पे बजट पेश हो रहे हैं। ये हुई ना बात। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग जो है एक सरल भाषा में सीखेंगे यूनियन बजट 2024, और जो अभी पेश किया गया, एंटरिम बजट के रूप में पेश किया गया। तो इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो प्रमोशन एग्जाम के रिटर्न में किस तरह से सवाल आ सकते हैं, और दूसरा जो है इंटरव्यू में। तो अभी आप जिन साथियों का भी इंटरव्यू अभी होगा, आप यकीन मानिए कि बजट से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। कल हम लोगों ने मॉक टेस्ट किया था, उसमें भी ये सवाल पूछे गए, और आज भी कई साथियों का इंटरव्यू हुआ। तो उन साथियों को भी इंटरिम बजट और जो बजट पेश किया गया भारत के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी के द्वारा, तो इस पर जो है उनको सवाल किए गए। तो जब भी ऐसे सवाल किए जाएंगे तो आपने क्या बताना है, कितना कहना है, इसके लिए हम जो है आज इकट्ठा हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ मुख्य बातें जो हैं, जैसे हाईलाइट के तौर पर कैसे बताना है, डिटेल के तौर पर कैसे बताना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो ये इंटरिम बजट भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अपने कार्यकाल का छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट जो है 1 फरवरी 2024 को पेश किया। तकरीबन करीब 1 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कोई भी ऐसा लोक लुभावन घोषणा नहीं की। अब चुनावी साल होने की वजह से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसी कोई घोषणाएं हो सकती हैं जो आगे नहीं देखी। हालांकि वित्त मंत्री ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट में 1 साल के लिए वृद्धि की, इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने जो बताया कि यह बजट एक सामाजिक न्याय का बजट है। क्या है? सामाजिक न्याय का बजट है। आप देखे होंगे मौजूदा जो सरकार है, बहुत ही आधारभूत, जो बुनियादी चीज़ों से लेके उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद विकासशील और उसके बाद विकसित ढांचे की ओर काम करने में पूरी तरह से एक प्रॉपर रोड मैप के साथ चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये बजट सामाजिक न्याय का बजट है, और एक मजबूत सरकार, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए काम किया है, और उन्हीं को देखते हुए ये बजट जो है पेश किया गया है। तो बजट के सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, और एक आधे घंटे के सेशन में हम लोग बजट को समझेंगे। तो ये था अंतरिम बजट, जिसको एक अल्पकालिक वित्त योजना भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है। जब भी चुनाव होने वाले होते हैं जिस साल में, उस साल में पूर्ण आम बजट पेश नहीं किए जाते, एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है, अंतरिम बजट पेश किया जाता है, जिसे एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पे देखा जाता है। और एक जो है ये एक अस्थाई समाधान है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के
आय व्यय का लेखा जोखा बताने के लिए जब तक कि नई सरकार जो है कार्यभार संभाल नहीं लेती और वो पूर्ण बजट नहीं बना लेती, तब तक ये एंटरिम बजट जो है लागू होता है, एक समाधान के रूप में देखा जाता है। क्योंकि जहां बजट की बात होती है, बजट में आय व्यय का लेखा जोखा होता है, कहाँ से पैसा आने वाला है और जिसको रिसीट कहते हैं, और वो जो आने वाला पैसा है कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर के तौर में लगाए जाएंगे, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं, ये इसको आम बजट के तौर पे देखा जाता है। तो जैसे कि कल एक सवाल पूछा गया था कि इंटरिम बजट क्या है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरिम बजट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग just prior to the general election, in which year it is a temporary solution for the new government to cover the government expenses until the new government takes office and creates a new complete budget। जब तक कि कोई नई सरकार जो है पूरा पूर्ण बजट न बना लेती, तब तक के लिए एक अस्थायी समाधान के तौर पे अल्पकालिक वित्त योजना को अंतरिम बजट कहा जाता है। तो वित्त मंत्री सीतारमन जी ने अपना छठा बजट पेश किया, और साथ ही साथ ये बजट पेश करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1959 और 1964 के बीच 5 वर्षीय बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया। बजट एक दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2024 को संसद में बजट पेश किया। अंतरिम यूनियन बजट 2024-25। अंतरिम इंतरिम इसलिए कहा गया अंतरिम, क्योंकि ये अस्थायी बजट है। इसके बाद सरकार जो बनेगी वो पूर्ण बजट लाएगी। तो ये जो दृष्टिकोण और ये जो थीम है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ सामाजिक न्याय का बजट पेश किया गया। अब जो इसमें जो अचीवमेंट और प्रोजेक्शन जो किए गए हैं, जो ज़्यादातर ये वाला स्क्रीन जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा, कि जो भारत की वास्तविक जो जीडीपी है वो 7.3% होने का अनुमान है। जो इंडिया का रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.3%। जो जीडीपी होता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे कि आप सभी जानते भी हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीडीपी को अगर हम समझेंगे तो एक जो आम भाषा में एक रॉ जो व्यक्ति समझेगा, सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि हिंदी में भी है, जब भी हम हमारे देश में जो भी उत्पादन होते हैं उसको अगर माप लिया जाए, तो उसका उत्पादन जो है वो जीडीपी कहते हैं। जीडीपी जो है सभी घरेलू उत्पादन जो होते हैं उनको मापना, और एक निश्चित समय के भीतर देश में जितनी भी तैयार होने वाली वस्तु है, सेवा है, उसके कुल बाजार मूल्य को अगर नाप लिए तो उसको सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। आज के रिकॉल क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, मैं आपको मतलब बता दिया। एक निश्चित समय में देश के भीतर तैयार होने वाली सभी वस्तुओं, सेवाओं के कुल अगर बाजार मूल्य को नाप लिया जाए तो उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आशा करता हूं कि सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भारत की वास्तविक जो जीडीपी है वो 7.3% होने का अनुमान है। आरबीआई के द्वारा दिसंबर 2023 की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, उसमें 2023-24 के लिए जो अनुमान लगाए गए थे वो 6.5% से लेके 7% तक दिखाए गए थे, जो वित्तीय वर्ष 23-24 की दूसरी तिमाही से मजबूत दिखाते हैं और उससे बढ़े हुए होने का अनुमान दिखाते हैं। ठीक उसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डब्ल्यूईओ में जो आईएमएफ अक्टूबर 2023 में जो वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 23-24 के लिए जो विकास का अनुमान जुलाई 2023 में था, वो 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया।
मतलब ये जो बढ़ोतरी दिखाई गई है, ये भारत के आर्थिक शक्ति में बढ़ते वैश्विक विकास को विश्वास को दर्शाता है। तो वहाँ 7% से 7.3% और यहाँ 6.1% से 6.3%, जो भारत के बढ़ते हुए आर्थिक शक्ति के वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है अभी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही साथ अगले तीसरे टर्म में सरकार का दावा है, मोदी जी अब सुन रहे होंगे आप लोग, मोदी की गारंटी है सीजीटीएमएससी गारंटी, एनसीजीटीसी गारंटी, डीआईसीजीसी गारंटी सुने होंगे, लेकिन एक नई गारंटी है मोदी जी की। और उस हिसाब से वो गारंटी दे रहे हैं, जिस हिसाब से उनका विश्वास झलकता है। तो वो तीसरे टर्म में, मतलब तीसरी बार अभी टर्म में सरकार जब आएंगे, तो वो देश पूरे विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो अभी पांचवी है, तीसरे टर्म में पूरे विश्व की तीसरी बड़ी जो इकोनॉमी भारत हो जाएगी। और 2047, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाएगा। ऐसा रोड मैप लेके भारत सरकार काम कर रही है, और ऐसा उनका मानना है, उसी दिशा में वो काम करने में लगे हैं। तो यहाँ पर जब जीडीपी की बात हुई है, जीडीपी के साथ साथ जो और चीज़ें जो हुई हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, और सीधे सीधे जहाँ महत्वपूर्ण बात होगी उस पर हम लोग जो है डिटेल चर्चा करेंगे, और जिसको इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो मेजर अनाउंसमेंट किया गया, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2027। अब देखिए इनका ये पॉइंट्स हैं जो आपको बजट में याद रखने हैं। इंडिया इज लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2027। आपने सुना भी होगा, जो संसद में, नए संसद भवन में जो है ना, उसमें देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब को सुना होगा। उन्होंने कहा तीसरा टर्म हम लोग तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। The India's contribution to global growth will rise by 200 basis point in 5 years। और जीएसटी कलेक्शन जो दिसंबर 2023 में था वो 1.65 लाख करोड़। This is the seventh time that gross GST revenue have crossed 1.6 lakhs करोड़ benchmark। तो ये इनमें से जो इस स्क्रीन में से एक बात याद रखनी है आपको, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रोजेक्शन है इस बजट में, प्रोजेक्ट किया गया है 2027 में। और दूसरा बड़ा प्रोजेक्शन है कि अभी जो अपना 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में लाने के लिए, और यहाँ पर विकसित भारत करके एक वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है माइलस्टोन के रूप में। इन ए मेजर अनाउंसमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर said the scheme of 50-year interest-free loan for the capital expenditure to state will be continued this year with total outlay of 1.3 lakhs crore. A provision of 75,000 crore rupees as a 50-year interest-free loan is proposed this year to support the milestone linked reforms of Viksit Bharat by the state government। तो ये महत्वपूर्ण जो आपका अनाउंसमेंट है, ये सातवीं बार है कि जो पूरे जो सकल जीएसटी है वो 1.6 लाख करोड़ का बेंचमार्क पार कर गया। वित्त मंत्री जी ने घोषणा में कहा कि राज्यों को जो पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 50 साल के बिना ब्याज के ऋण के रूप में जो जारी करते हैं, उनका पूरा जो व्यय है वो 1.3 लाख करोड़ रुपए का होगा। राज्य सरकार इनका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करते हैं, और ये रिफॉर्म्स में करते हैं ताकि भारत को विकसित भारत बनाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा विकसित भारत के मील के पत्थर के रूप में इसे देखा जा रहा है, और इसे 50 वर्षीय जो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेश, ये कुछ जो वर्ड्स हैं भारत सरकार के, जो मजबूत सरकार यहाँ चल रही है, उनमें से जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी सीधे सीधे एग्जामिनेशन को अट्रैक्ट करते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में आकर्षित करते हैं।
तो जो फिजिकल कंसोलिडेशन एज अनाउंस इन बजट स्पीच 2021-22, आप देखिए इन लोग का जो कंपैरिजन है, टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5% बाई 2025-26, and the physical deficit is 2024-25 is estimated to 5.1% of the GDP, adhering the that path। मतलब जो 2021-22 के अपने जो बजट भाषण में 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% कम करने की घोषणा किए थे, उसके अनुसार राजकोषीय समेकन का उल्लेख करते हुए ये जो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% होने का अनुमान है। जो पहले किए थे घाटा जो है उससे 2024-25 में अधिक होने का अनुमान दिया गया है। इस रास्ते पर चलते हुए वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार जो है विकास के दृष्टिकोण में काम कर रही है, और वो दृष्टिकोण है सर्वांगीण, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी। ये दृष्टिकोण पे काम करते हुए सभी जाति, सभी स्तर के लोगों को शामिल किया गया है, और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, 2027 तक जो है थर्ड इकोनॉमी, और 2047 तक विकसित भारत, ये वाले पॉइंट को आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, सबका साथ सबका विकास जो है ये चल रहा है। द फाइनेंस मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट विद द परस्यूट ऑफ सबका साथ इन दिस 10 ईयर, the government has assisted 25 crore people to get freedom from the multi-dimensional poverty, and the government efforts are now getting synergized with the energy and possession of such people। तो आपको याद रखना होगा कि पिछले 10 वर्षों में सबका साथ की खोज के साथ भारत सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने की सहायता की। मतलब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए, और सरकार के प्रयास अब ऐसे लोगों की ऊर्जा और जुनून के लिए काम करने के लिए तालमेल बिठा रहे हैं, कैसे लोग आत्मनिर्भर बन पाएं, इसके लिए तालमेल बिठा रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो उद्यमशीलता, जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगर इसमें देखेंगे तो 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण स्वीकृत हुए हैं। मतलब लोन नंबर ऑफ लोन जो है 43 करोड़, और अमाउंट वाइज देखेंगे तो 22,50,000 करोड़ जो है मुद्रा योजना जो है डिसबर्स हुआ है। स्वीकृति जो है 43 करोड़ जो लोन सैंक्शन हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में क्या बताना है आखिरी में मैं समराइज तरीके से बता दूंगा। रिवाइज एस्टीमेट 23-24 के लिए जो रिवाइज एस्टीमेट है, the total receipt other than the borrowing is 27.56 lakhs crore against original estimate of rupees 27.2 lakh crore, of which the tax receipt are 23.24 lakh crore। तो जो टोटल रिसिप्ट जो एस्टिमेट था ओरिजिनल 27,20,000 करोड़ से, उसमें रिवाइज एस्टिमेट जो पेश किया वो होगा 27,56 लाख करोड़। मतलब ये भी बढ़ा हुआ है। ठीक उसी तरह एक्सपेंडिचर देखिए, रिवाइज जो एक्सपेंडिचर है वो 44.90 लाख करोड़, जो ओरिजिनल एस्टिमेट था 45.03 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसीट जो है वो 30.3 लाख करोड़, आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द बजट एस्टिमेट। जो बजट एस्टिमेट था उससे ज़्यादा है। फिजिकल डेफिसिट 5.8% पर जीडीपी 2023-24 के लिए। जहाँ पर थोड़ी आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये रिसिप्ट जो सामने दिख रहे हैं, क्योंकि बजट जो है रिवाइज एस्टिमेट अभी इसमें जो दिया गया है ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दिखाता है, और फिर इसके बाद ये रिवाइज एस्टिमेट फिजिकल डेफिसिट का दिखा रहा है जीडीपी 23-24 के लिए। ये इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। और ठीक उसी तरह ये भी जो बजट एस्टिमेट में ये पार्ट है टैक्स रिसिप्ट का 26.02 लाख करोड़, और जो अभी जैसे एक आउटले दिया था 1,30,000 करोड़ का, जो 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं,
उनका आउटले है 1,30,000, जिसमें इस साल जो है 75,000 करोड़ जो है दिए जाएंगे, ताकि विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे। फिजिकल डेफिसिट 2024-25 के लिए एस्टिमेट किया गया 5.1% ऑफ जीडीपी। तो इनमें से ये महत्वपूर्ण है। अगर ये देखिए कि जो बजट पेश किया जाता है, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ को पैसा जाएगा, तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 23-24 के लिए प्रोजेक्शन क्या था और 24-25 के लिए प्रोजेक्शन क्या रखा गया। 23-24 के लिए प्रोजेक्शन, बोरोइंग अदर लाइबिलिटी से पैसा आएगा। सबसे ज्यादा जो पैसा आता है बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से, 34% 23-24 के लिए प्रोजेक्शन था, जो 24-25 में ये 28%। जीएसटी जो प्रोजेक्शन था 17%, अभी ये 18% है। कॉरपोरेशन टैक्स जो 15% प्रोजेक्शन था 23-24 में, 24-25 के लिए कॉरपोरेशन टैक्स जो है 17%। इनकम टैक्स जो 23-24 में 15% का प्रोजेक्शन था, वो अब 24-25 में 19% का है, क्योंकि इनकम बढ़ाने में भी सरकार काम कर रही है, तो ये टैक्स भी बढ़ेगा। और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो टैक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। तो इस बजट में, जो एंटरिम बजट में, टैक्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर इस स्क्रीन में से अगर देखेंगे तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू आएगा, रुपया आएगा, वो है जीएसटी से, टैक्स से। और ये बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी है। अदर लाइबिलिटी मतलब कहीं से व्यवस्था करके लाते हैं तो अदर लाइबिलिटी होता है, बोरोइंग कहीं से लोन लेते हैं। और रुपए जाएगा कहाँ? जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है ना? सबसे ज़्यादा जो जा रहा है वो स्टेट शेयर एंड टैक्स एंड ड्यूटीज़, ये 20% प्रोजेक्शन किया गया है 24-25 के लिए, और 23-24 में 18% था। इंटरेस्ट पेमेंट 20%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जिनका आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। कैपिटल सब्सिडीज वगैरह देते हैं, ये पहले प्रोजेक्शन 17% था, लेकिन इस साल के लिए 16% है। अदर एक्सपेंडिचर जो है वो 9%, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 8%, डिफेंस 8%, सब्सिडीज 6%, पेंशन 4%। तो ये पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ, ये दोनों मिला के देख लीजिएगा, 100-100 होंगे। तो अगर हम मुख्य बात देखेंगे इसमें, रिसीट और एक्सपेंडिचर में, तो ये अमाउंट वाइज है। रिवाइज एस्टीमेट, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया, रेवेन्यू रिसीप्ट 27 लाख करोड़ होगा। कैपिटल रिसीट जो है लगभग 18 लाख करोड़ होगा। टोटल रिसीट जो है 45 लाख करोड़ होगा। तो बजट जो है आने वाला पैसा और जाने वाले पैसे का लेखा जोखा है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ को जाएगा। तो इसमें रेवेन्यू रिसीट जो है 27 लाख करोड़, कैपिटल रिसीट जो है 18 लाख करोड़, टोटल रिसीट 45 लाख करोड़, मतलब 49.90 जो है ये 23-24 के लिए है। और आगे जो दिख रहा है 24-25 का, वो है आपका एस्टिमेट है। बजट एस्टिमेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर 35.4 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 12.7 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 48.1। तो रेवेन्यू डेफिशिएट 8.40 लाख करोड़, मतलब खर्चा होगा 48 लाख करोड़ और आमदनी होगा 45 लाख करोड़। तो यहाँ पर ये रेवेन्यू डेफिशिएट है 8.4, जो है यहाँ पर रेवेन्यू डेफिशिएट है। और यहाँ पर और जो महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए, एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,20,000 करोड़ सबसे ज़्यादा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6,20,000, जो 6.20 लैक्स करोड़, 6.20 लैक्स करोड़ जो है बजट जो एलोकेशन किया गया है सबसे ज़्यादा डिफेंस के लिए। फिर रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज के लिए 2.78, फिर रेलवे 2.55, कंज्यूमर अफेयर्स 2.13, होम अफेयर्स 2.03, रूरल डेवलपमेंट 1.77, केमिकल फर्टिलाइजर 1.68, कम्युनिकेशन जो है 1.37, और एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर 1.27। तो आप ये सारे जो बजट एलोकेशन है कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में आएंगे,
इसीलिए हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो है संपर्क रहते हैं, क्योंकि ये बजट कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से ही आगे जो है वितरित होंगे। तो मेजर स्कीम्स जो आप एंटरिम बजट में देश के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, देखिए सामाजिक न्याय का बजट बताया। सामाजिक न्याय के बजट में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने एक उद्बोधन में अपना जो है ये बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर टू फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ फोर मेजर कास्ट, चार जातियां बताई थी उन्होंने कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये चार जातियां हैं। मेजर चार कास्ट उन्होंने बताया था, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। ये तो याद रखना पड़ेगा, किसी भी समय एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इस बजट को सामाजिक न्याय का बजट बताया गया है, जिसमें ये चार जातियों को समावेशी दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास और समकेतिक विकास के तौर पर इसको देखा गया है। गरीब कल्याण देश का कल्याण, ये देखिए टैगलाइन। तो गवर्नमेंट ने 25 करोड़ जो लोग हैं उनको गरीबी की रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाल दिया। ये बात जो हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है उसमें 34 लाख करोड़ जो है प्रधानमंत्री जन धन खाते जो हैं उनमें जा चुके हैं। और अभी जो सेविंग में जो उनके हैं 2.7 लाख करोड़ का उसमें बैलेंस है। तो ये महत्वपूर्ण जो कल अगर आप लोग इंटरव्यू के सेशन में रहे होंगे तो भी पंकज सर भी चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है उसमें जो वित्त पोषण दिया गया वो 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 2.3 लाख जो करोड़ जो है उनको क्रेडिट जो है दिया गया। थर्ड टाइम जो है इनको फाइनेंस दिया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना टू एड द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी जिसको बोलते हैं। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना प्रोवाइड्स एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपुल एंगेज इन 18 ट्रेड्स। तो ये गरीब कल्याण, देश कल्याण से जुड़े हुए योजनाएं हैं। इन योजनाओं के बारे में आपको जरूर जानना होगा। आने वाले दिनों में आपको सेशन भी देखने मिलेंगे, इनमें सारे सेशंस भी हैं, फिर भी अपडेटेड सेशन हम लोग इस बार फिर उसको ला देंगे। जो योजनाएं जैसे पीएम स्वनिधि हो गया, जनमन पीएम जनमन हो गया, पीएम विश्वकर्मा योजना हो गया, और आपके पीएम जनधन योजना हो गए, और वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, पीएम किसान सम्मान योजना जो फाइनेंशियल असिस्टेंट 11.8 करोड़ किसानों को दिया जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो 4 करोड़ किसानों को दिया जा चुका है, क्रॉप इंश्योरेंस। और इलेक्ट्रॉनिकली जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नाम, integrated 1361 mandis, provided services to 1.8 crore farmer with trading volume of 3 lakh करोड़। ये भी कितनी बड़ी बात है। देखिए जो ई नाम जो स्टार्ट किया गया, जिसमें 1361 मंडियां उसमें एकीकृत की गई, और 1.8 लाख 1.8 करोड़ जो फार्मर हैं उनको ये ट्रेडिंग वहाँ पर मिला 3 लाख करोड़ का। तो ये भी एक इसमें बजट में बताया गया। महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैं शुरू में ही बता रहा हूँ, सामाजिक न्याय के बजट है जिसमें गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता को फोकस किया गया। तो नारी शक्ति के लिए गति देने के लिए 30 करोड़ मुद्रा योजना वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस, 30 करोड़ मुद्रा योजना गिवन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी दिया गया। फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन गॉन अप बाई 28%। एंड गर्ल्स इन स्टेम कोर्स, गर्ल्स वुमेन कंस्टिट्यूट 43% ऑफ एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। Over 70% houses under पीएम आवास योजना given to the women from rural areas। तो देखिए पीएम आवास योजना। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी कही गई, 2 करोड़ घर के लिए। ये स्क्रीन पर देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण, क्योंकि गांव में जो है घर बनाने की जो विशेष योजना है वो उनको स्वच्छ, साफ सुथरा, जिसमें प्रॉपर उसमें लेटरिंग, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था हो, नारी सम्मान को देखते हुए उसमें 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी टेकन अप इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये बात आपको याद रखनी है
जिस समय समरी आप महत्वपूर्ण बजट में जो बताएंगे तो उनमें से एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि डिस्पाइट कोविड चैलेंजेस द टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउस अंडर पीएम आवास योजना विल बी अचीव सून। 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी टेकन अप इन नेक्स्ट 5 ईयर। 2 करोड़ और घर बनाने का इन्होंने योजना बनाया अगले 5 सालों में। ये इम्पोर्टेंट एक बात है। और कुछ मेजर स्कीम्स में एलोकेशन है, जैसे रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। घरों में जो छत हैं उन पर सोलर सिस्टम, और 1 करोड़ हाउस होल्ड जिससे कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रति महीना जो है रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए जो है ये योजना एलोकेशन की गई है। और इस एलोकेशन से 1 करोड़ हाउस होल्ड में ये रूफटॉप सोलराइजेशन लगाया जाएगा और 300 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी प्रति महीना। ईच हाउस होल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सेव 15,000 to 18,000 एनुअली। तो वो जो हाउस होल्ड ये प्रोजेक्ट लगाएगा वो एक साल में 15,000 से लेकर 18,000 जो है बचा पाएगा। आयुष्मान भारत जो हेल्थ केयर कवर करता है, आयुष्मान भारत स्कीम इज टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आउटले है ये आपको याद रखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि 50 साल ब्याज मुक्त जो ऋण के लिए 1.3 लाख करोड़ का आउटले है, ठीक उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगाया जाता है, व्यय किया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर में देखा जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो टू बी इंक्रीज्ड बाई 11.1% टू 11,11,111 करोड़। वाह, देखिए सब एकदम जो 11 रुपये, 111 रुपये, 1,011 रुपये के हिसाब से बनाया गया है। करोड़ दैट विल बी 3.4% ऑफ द जीडीपी। तो ये एक आउटले रखा गया है। ये तो एग्जामिनेशन में बढ़िया याद हो जाएगा बबलू, है ना? क्या बबलू, अगर एग्जामिनेशन में आया आउटले कितना रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो बबलू बोला हाँ 11 रुपये, 11 रुपये, 111 रुपये, ऐसे करके याद रखेगा, रखना पड़ेगा। तो ये आउटले का बजट रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर में जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बेनिफिटेड 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Prime Minister formulation of micro food processing enterprises योजना has assist 2.4 lakh farmer and SHGs and 60,000 individual with credit linkage। तो ये कुछ एलोकेशन है जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, जिसमें पीएम एफएमई और किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जितनी योजनाएं यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं सभी योजनाओं पे एक एक वीडियो आएंगे आने वाले दिनों में। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके बारे में डिटेल उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए कॉर्पस दिया गया 1 लाख करोड़ का। और जो आप उसके लिए वो किस लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा, जबकि वो इंटरेस्ट फ्री लोन जो 50 साल के लिए जो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनमें बिना किसी इंटरेस्ट के साथ उसके लिए आउटले रखा गया है। और ये रिसर्च और इनोवेशन में काम आएंगे ताकि ग्रोथ कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, और भारत जो है एक विकासशील से विकसित भारत में कैसे परिवर्तित होगा। ए न्यू स्कीम टू बी लॉन्च फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पस एंड एक्सपीडाइटिंग द आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भरता की शुरुआत की गई है उसमें कैसे स्पीड लाया जाए उसके लिए नया स्कीम लॉन्च किया जाएगा। रेलवेज में देखिए 3 मुख्य आर्थिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसको पीएम गति शक्ति का नाम दिया गया। और इसमें एनर्जी, मिनरल्स, सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ये 3 कॉरिडोर जो है आपको याद रखने पड़ेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज के तौर पर। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल रेल के बोगी हैं उसमें 40,000 जो नॉर्मल बोगी हैं वो वंदे भारत की बोगी, वंदे भारत की बोगी जो है ना स्पेशल बोगी है, उसमें सीट खिसक जाता है, इधर देखोगे आप इधर देखोगे, तो इस तरह के जो वंदे भारत के स्टैंडर्ड के हो जाएंगे।
एविएशन सेक्टर, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन country doubled to 149. 517 new routes are carrying 1.3 crore passenger. Indian carriers have placed order for over 1000 new craft. तो बैंकिंग से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा याद रखनी है, समरी के तौर पर मैं आखिरी में बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ग्रीन एनर्जी के लिए भी एलोकेशन किया गया है। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 MT टू बी सेटअप बाई 2030, जिसमें कंप्रेस बायोगैस और कंप्रेस नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस को जो है मैंडेट किया गया है। फेस्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग किया गया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में जिक्र किया गया है, जिसमें जितने भी स्टेट हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि जो उनके आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर हैं उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग ग्लोबल स्केल पर करें। इनके लिए उनको बढ़ावा दिया जाएगा और प्रेरित किया जाएगा। और टूरिस्ट सेंटर जो जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सर्विसेज हैं, उनको इस्टेब्लिश कर पाएँ उसके लिए उनको जो है फ्रेमवर्क दिया जाएगा। और फिर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ऐसे जगहों के लिए जो है स्टेट जो है फाइनेंस कर पाए, उनका डेवलपमेंट कर पाए और टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा मिले। इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग 2014 से 2023 में 596 बिलियन वाज ट्वाइस इन द इनफ्लो ऑफ ड्यूरिंग 2005 टू 14। मतलब बताया 2005 से लेकर 2014 में और 2014 से लेकर 2023 में ये डबल इनफ्लो आया है। ये देखिए, विकसित भारत के लिए ये याद रखना पड़ेगा। एक प्रोविजन किया गया 75,000 करोड़ रुपए का, 1.30 के आउटले में 75,000 करोड़ का एक प्रोविजन किया गया है 50 साल में इंटरेस्ट फ्री लोन, ताकि जो विकसित भारत के प्रोजेक्ट हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के रिफॉर्म्स के माइलस्टोन को सपोर्ट किया जाए और उसमें जो है विकसित भारत की दिशा में उनको योगदान मिलेगा। The government sought vote on account approval of parliament through the appropriation bill for a part of financial year 2024 to 25। तो चलिए अभी अप्रोप्रिएशन बिल जो है इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से कुछ स्कीम्स जो यहाँ पर एलोकेशन किए गए हैं उनको आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, मतलब जब 23-24 में बजट था 60,000, 24-25 में जो बजट है 86,000। कई बार सीधे पूछ लेगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम्स है उसमें बजट एलोकेशन कितना किया गया है 24-25 में, तो वह है 86,000। आयुष्मान भारत जो PMJY, तो उसमें 2023-24 में 7,200 करोड़ का बजट था और अभी 7,500 करोड़ का बजट है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, PLI जो बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, 2023-24 में 4,645 करोड़ का बजट एलोकेशन था, अभी 6,200, काफ़ी बढ़ाया गया है। और ठीक उसी तरह मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम 2023-24 में 3,000 करोड़ का था, अभी 6,903 करोड़ का किया गया है। सोलर पावर ग्रिड जो 2023-24 में 4,970 करोड़ का था, अभी 8,500, काफ़ी बढ़ाया गया है, लगभग दोगुना के आसपास ना। और 2023-24 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 297 करोड़ था, अभी इसको भी दोगुना किया गया 600 करोड़ के आसपास। तो ये मेजर एलोकेशन है। टैक्सेशन के पार्ट में जैसा कि अभी मैंने बताया कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए टैक्सेशन का एक अलग से हम लोग सेशन रखेंगे जिस पर डिटेल चर्चा करेंगे। और इन्होंने ज़रूर इसको इस तरह से दिखाया है कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू रिटेन द सेम टैक्स रेट, सेम टैक्स रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम टैक्स रखा है। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ट्रिपल, रिटर्न फाइलर्स इंक्रीज टू 2.4 टाइम्स इन लास्ट 10 ईयर्स। जो रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी हो गई है।
टैक्स बेनिफिट जो है स्टार्टअप्स और जो इन्वेस्टमेंट मेड करते हैं सोवरेन वेल्थ फंड, उनको बढ़ाया गया है 31 मार्च 2025 तक। तो एक ये बात आपको याद रखनी है। और टैक्स एजम्पशन इन सर्टेन इनकम टैक्स ऑफ IFSC यूनिट्स एक्सटेंडेड बाई 2025, ये भी एक साल बढ़ाया गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। दूसरा कुछ ये कलेक्शन जो GST कलेक्शन जो डबल हो गया, इस पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और नो टैक्स लाइबिलिटी 7 लाख तक जो टैक्स रिजीम था वो उस वही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन दिया है कि 2013-14 में 2.2 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। 7 लाख तक कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। कॉरपोरेट जो इनकम टैक्स है वो डिक्रीज किया गया 22% फ्रॉम द 30%। और कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये टैक्स पेयर सर्विस में कुछ अचीवमेंट दिखाया गया है, जिसमें टैक्स रिटर्न रिड्यूस किया गया है 10 साल में, जो आप देखे होंगे, है ना, 7 lakhs तक। और रिडक्शन ऑफ जो आपका एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस है, सी पोर्ट्स है, इसमें जो टैक्स रिडक्शन है उसको इनफ्लो दिखाया गया है, बताया गया है। तो टैक्स रेट इंडिविजुअल HUF जो नेट टैक्स रिजिम में, ये अलग से हम टैक्स रिजिम पढ़ेंगे। बस अभी तो ये जान के रखिए कि 7 लाख रुपए तक का कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं दिया गया है। डिटेल हम टैक्स रिजिम का एक सेशन पहले भी हुआ है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे भी उसको सीखे हैं। बट चूंकि बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका आज बजट का था। अगर आपको एग्जामिनेशन में बजट के बारे में ये पूछ लिया जाए कि महत्वपूर्ण बजट में अंतरिम बजट के बारे में कुछ बताएंगे, तो आप जो है बजट के जो मुख्य बातें हैं उनको इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 1 फरवरी 2024 को देश के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया। ये जो बजट है, इस बजट में महत्वपूर्ण जो बात है उसमें उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं है। और मकान खरीदने के लिए और बनाने के लिए अलग योजना बनाई गई। साथ ही साथ ये जो बजट है वो अंतरिम बजट पेश किया गया, जब जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल जो है अस्थायी तौर पर समाधान देखते हुए अंतरिम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। और इसी के तहत इस अंतरिम बजट को सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, अन्नदाता का कल्याण और नारी शक्ति के आधार पर ही इसको बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के लिए पूंजीगत व्यय दिलाने के रूप में दिखाया गया। तो और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने इसमें पिछले बताया कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सरकार ने मदद की। एक और महत्वपूर्ण बात है इस बजट में कि सरकार ने विकसित भारत के सपने को साकार होते हुए इसमें बताया है कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। उसी दिशा में उन्होंने एक पहल की और 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ का प्रावधान किया, जो राज्य सरकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें वो विकसित भारत की दिशा में काम कर पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो PM गति शक्ति, जिसमें 3 कॉरिडोर जो उन्होंने दक्षता बढ़ाने के लिए बजट में बात कही गई, जिनमें आर्थिक रेलवे कॉरिडोर, लॉजिस्टिक रेलवे कॉरिडोर और उसके बाद खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कॉरिडोर, इसमें 3 कॉरिडोर बनाए गए। एक है सुधार और अपना एक आर्थिक रेलवे कॉरिडोर, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कॉरिडोर, मतलब एक 3 जो कॉरिडोर इसमें दिए गए हैं। तो अगर मुख्य बातें अगर पूछेंगे तो मुख्य बातें आप किस तरीके से बता पाएंगे, उसके लिए मैं आप सभी साथियों को पूछना चाहूँगा कि आमिर जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बजट की मुख्य बातें अगर आपसे पूछेंगे तो आप किस तरह से जवाब देंगे? आमिर जी? हाँ, देख रहे हैं विनोद, सब बजट देख रहे हैं, देश का बजट। विनोद, विनोद देख रहे हैं? विनोद कैसे पढ़ रहे हैं सब लोग? किस्मत सिर्फ मेहनत से
बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं, बोलना पड़ेगा विनोद। तो जब भी बजट के लिए पूछा जाए तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, और याद रख के आपको थोड़ी सी क्रमवार तरीके से बतानी होगी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं अपने ही शब्दों को, अपने ही उसमें आप लोग को फिर प्रैक्टिस कर लेंगे कि दिनांक 1 फरवरी 2024 को देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अपना छठा बजट पेश किया, और इस बजट को अंतरिम बजट 2024-25 के रूप में पेश किया गया। अंतरिम बजट एक अस्थायी समाधान के तौर पर नई सरकार के पूर्ण बजट आने तक काम करेगी। इस बजट में जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। पहले की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स संबंधित जो देनदारी है उसमें जो है कोई बदलाव नहीं है, उसमें लोगों को पुराना ही प्रभावी राहत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, ये महत्वपूर्ण घोषणा। साथ ही साथ जो किराए के मकान में रहते हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको मकान बनाने और खरीदने के लिए ये योजना जो है काम आएगी। स्टार्टअप के लिए जो निवेश पर जो टैक्स का लाभ है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 31 मार्च 2025। बजट में जो रूफटॉप सौर उत्पादन योजना को जो है एक इस भूमिका को महत्व दिया गया है, जिसमें 300 यूनिट की बिजली जो है हर घर से बनेगी। और फिर उसके बाद जो है आपका नारी शक्ति, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। और 4 जातियां, जिसमें गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता, इनको सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से ये बजट पेश किया गया। साथ ही राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अगले जो प्रावधान है इस बजट में, वो 75,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और एक आउटले जो रखा गया है, 1,30,000 का आउटले है, जिससे कि विकसित भारत की दिशा में काम होंगे। अगर आप इस तरीके से बता पाएंगे तो आप बजट को समराइज कर पाएंगे। आशा करता हूं कि सरल तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.1%। जो आपका जीडीपी का जो ग्रोथ है आप देखे होंगे, और उसका जो अनुमान जो है वो आगे ही हुआ होगा। तो इस तरीके से आप जो है 1-2 बार और देख लेंगे तो आपको सही तरीके से आप बोल पाएंगे और इसको बता पाएंगे। जैसे जीडीपी का जो अनुमान है 7.3%, 7% से के बाद ये 7.3% में बढ़ोतरी है। सब विकास के अनुमान को दिखाया गया है। तो 2027 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी, 2047 में विकसित भारत, और ये अंतरिम बजट 1-2 बार देखकर चर्चा कर लेंगे, बात करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।